नमस्कार। मैं डॉक्टर DS चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है भारत के वन संसाधन और वन्य जीव। लेकिन आज हम इस वीडियो में पहले वन संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वन संसाधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो साझा कर रहा हूं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अंत में कुछ प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप उम्मीद करता हूं उसके जवाब देंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ सामान्य सी टर्म्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे एक टर्म है वनस्पति। तो सवाल ये, वनस्पति किसे कहते हैं? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑल द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। हम कह सकते हैं एक क्षेत्र विशेष में उगने वाले सभी प्रकार के पौधे उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, उसको हम वनस्पति कहते हैं। और उसमें पेड़ पौधे भी आ गए, सारी झाड़ियां भी, घासें भी, मतलब सभी तरह के पौधे जो कुछ भी हो वो सारे वेजिटेशन में सम्मिलित होते हैं। तो सामान्यतः किसी भी क्षेत्र विशेष में जितने भी प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियां, घासें, सब को सम्मिलित रूप से वहां की वनस्पति कहा जाता है। दूसरा एक टर्म है फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट हम कहते हैं जिसको। फॉरेस्ट हमेशा एक एरिया होता है, इसलिए हम कहते हैं लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय ट्री या कवर्ड विथ ट्री। वृक्षों से ढका हुआ एक विशाल भूभाग, एक बड़ा भूभाग, छोटा बड़ा एरिया। कहीं एक जगह अगर एक पेड़ खड़ा है तो वो वेजिटेशन तो है, लेकिन उसको हम फॉरेस्ट एरिया नहीं कह सकते। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो पेड़ों से लगातार ढका हो उसको हम फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, फॉरेस्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तीसरा एक शब्द आता है ग्रासलैंड। अगर घासों से ढका हुआ कोई एक बहुत बड़ा रीजन हो, बहुत बड़ा क्षेत्र हो, तो उसको हम फिर ग्रासलैंड या चारागाह कहते हैं। तो बेसिक बात है, या तो घास फूस या झाड़ियां या पेड़ पौधे, सभी को मिला के हम वनस्पति कहते हैं। अगर वो पेड़ पौधों से ढका हुआ विस्तृत भूभाग है तो वो तो हो गया वन क्षेत्र, और अगर घास से ढका हुआ विशाल क्षेत्र है तो उसको हम कहते हैं चारागाह। ये बेसिक फर्क है इन तीनों शब्दों के अंदर। द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये 21 मार्च को मनाया जाता है। इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशंस द्वारा नवंबर 2012 में की गई थी। इसका मतलब ये है कि हम 21 मार्च 2013 से प्रतिवर्ष 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के रूप में मनाते हैं। 2021 का जो थीम है फॉरेस्ट का वो है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ ऑफ रिकवरी एंड वेलबींग। इस थीम पर इसको मनाया जा रहा है। अगर हम वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट को थोड़ा देखने की कोशिश करें तो ये इस लिस्ट में आप देखिए, आपको पता चलेगा दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो है वो रशिया के अंदर है। विश्व का 20% भाग रूसिया, रशियन फेडरेशन, मतलब दुनिया के सारे वनों को हम 100% मान ले तो 20% फॉरेस्ट पूरी विश्व के केवल रशियन फेडरेशन के अंदर आते हैं। और इसका भी टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम देखें तो 48% फॉरेस्ट से कवर्ड है। सेकंड नंबर पर ब्राजील है। आप देखिए दुनिया के 12% वन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब हम रशिया को देखें तो पूरा देश है जिसमें अंदर फॉरेस्ट है, और ब्राजील देखो यहाँ अमेजोन नदी और अमेजोन बेसिन है पूरा, इस वजह से ये फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा है। ब्राजील के 58% भाग पर वन है और विश्व के 12% वन ब्राजील के अंदर है। इसी तरह से कनाडा के 35% भाग पर वन है, जबकि वो दुनिया के यानी विश्व के 9% वन उसमें है। यूएसए को हम देखें तो उसके 32% भाग पर वन है, जबकि विश्व के 8%। इसी तरह से आप चाइना, कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ आप देख सकते हैं अफ्रीका के अंदर एक देश है, यहाँ पर भी वर्षावन पाए जाते हैं बहुत ज्यादा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पेरू और इंडिया। इंडिया को अगर आप देखेंगे तो ये विश्व के 22% भारत के 22% भाग पर वन है। ये 2015 के हिसाब से, अभी थोड़ा बढ़ गया जिसकी मैं आगे बात करूंगा तो उतना। और विश्व का लगभग 2% भाग फॉरेस्ट है। अब यहाँ थोड़ा कंपैरिजन करिए, हम एरिया वाइज अगर देखें तो ठीक है, लगभग 2.5% एरिया और 2% फॉरेस्ट, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम हो जाता है। 17.5% पॉपुलेशन है दुनिया की विश्व में, विश्व की भारत में, और फॉरेस्ट एरिया केवल 2% ही है, तो काफी कम है। अच्छा, इन 10 देशों को देखें तो दुनिया का 67% फॉरेस्ट एरिया इन 10 देशों में स्थित है। इस पूरे चीज को अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए कहाँ फॉरेस्ट ज्यादा है। देखिए ये पूरा रशिया इसके अंदर सम्मिलित आ जाता है। फिर ये देखिए यूरोप का कुछ कुछ हिस्सा फॉरेस्ट से कवर्ड है। कनाडा का लार्जेस्ट, इधर अलास्का, यूएसए का ये हिस्सा देखिए, ये ब्राजील, ये पूरा अमेजोन बेसिन है, ये कांगो बेसिन पूरा यहाँ पर आप देखिए। इधर भी आप देखिए डेंस फॉरेस्ट है। भारत में देखो हिमालय के पैरेलल पैरेलल ये यहाँ हिमालय मतलब पूरा
ये पूरा जो दक्षिण का पठार, वेस्टर्न घाट, इवन सेवन सिस्टर काफी यहाँ पर है। इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया का भी ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, ये फॉरेस्ट में आता है। बाकी आप देखिए दुनिया के ग्रीनलैंड ठंडा क्षेत्र है, ये पूरा ठंडा क्षेत्र। अंटार्कटिका पे वेजिटेशन सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, बर्फ है पूरा। ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा पूरा डेजर्ट है, ये पूरा हिस्सा मरुस्थलीय क्षेत्र है, खाली पड़ा, ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ देखें, यहाँ भी कुछ मरुस्थल है, कुछ ठंडे मरुस्थल यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो दुनिया में फॉरेस्ट कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, इस मैप से आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा भारत की तरफ आते हैं। भारत में फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करेंगे या कुछ जो कानून वगैरह बने हुए उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले भारत में ब्रिटिश शासन जब था 1927, तब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था। और उसके बाद उस एक्ट में अभी 2019 के अंदर द इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया है। 2019 में तो संशोधन किए गए हैं उस एक्ट के अंदर। अगर हम नेशनल पॉलिसीज की बात करेंगे तो पहली नेशनल पॉलिसी भारत में ब्रिटिश शासन के तहत ही आई थी 1894, 1894 के अंदर। कोई वॉलेकर रिपोर्ट थी जो 1893 में आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी। लेकिन अगर हम आजादी के बाद देखें तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1952 में। और हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट अप्रोच टू फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये पहला अप्रोच था जो आजादी के बाद भारत ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए अपनाया। और इस नीति की सबसे इम्पोर्टेंट बात वो जो है वो ये है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया उसका 1/3 पोर्शन, या हम कह सकते हैं लगभग 33% भाग पर पोर्शन पर फॉरेस्ट होने चाहिए, ये फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात इस पॉलिसी में कही गई थी। उसके बाद जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 था, उसमें अमेंडमेंट कर दिए गए, संशोधन करके नवीन वन नीति घोषित की गई 1988 के अंदर। इसमें मुख्य उद्देश्य जो रखे गए वो वनों का संरक्षण, प्रोटेक्शन करना, कंजर्वेशन, संरक्षण करना और डेवलपमेंट करना। तो वनों के विकास के लिए, वनों के संरक्षण के लिए और वनों की रक्षा के लिए ये नीति मूलतः बनाई गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य भी ये था। अगर हम दोनों ही नीतियों में बात करें तो दोनों नीतियों में कहा गया था कि इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए किसी भी क्षेत्र के 33% भाग पर फॉरेस्ट कवर होना जरूरी है, आवश्यक है। लेकिन सारे एरिया में थोड़ा डिवाइड कर दिया गया। माउंटेन अगर है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो 60% होना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे खाली पड़े रहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत आदर्श जगह नहीं होती माउंटेन्स जो है। तो ऐसे में माउंटेन्स के अंदर 60% पोर्शन जो है फॉरेस्ट में कवर होना चाहिए, जबकि प्लेन के अंदर, मैदानों के अंदर 25% होना चाहिए, क्योंकि मैदानों में फिर हमें खेती करनी होती है। अगर वो 33% हिस्सा उसमें भी मैदानों का भी फॉरेस्ट में जाएगा तो फिर हम खेती कहाँ करेंगे। इसलिए जो मैदानी हिस्सा है उसका 25%, पर्वतीय हिस्से का 60%, ओवरऑल सामान्य 33% भाग या 1/3 हिस्सा जो है फॉरेस्ट में होना चाहिए। और ये इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, ऐसा इस नीति के अंदर कहा गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कितना होना चाहिए 33%, लेकिन है कितना, तो उसकी बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। अभी 2019 के अंदर एक रिपोर्ट आई है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, यहाँ मतलब स्थिति। ठीक है, तो भारत में वनों की स्थिति संबंधी ये रिपोर्ट 2019 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो 23.34% है, 23.34 हम कह सकते हैं, या 23.34। अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट एरिया देखें तो 7,67,419 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट फैले हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि कौन से राज्य में ज्यादा है, कौन से राज्य में कम है। हम पहले बात करेंगे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से। तो सबसे पहला नाम आता है सिक्किम। सिक्किम राज्य का 82% भाग वनों से ढका हुआ है, फॉरेस्ट एरिया है, सिक्किम सबसे ऊपर है। देन मणिपुर 78% लगभग। उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है 71। फोर्थ पोजीशन पर 66% के साथ में हिमाचल प्रदेश है, और फिफ्थ नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश 61%। तो अब देखिए ये सारे ऑलमोस्ट हिली रीजन है, और जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो है जहां पे फॉरेस्ट एरिया उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है, जो कि होना कितना चाहिए 33, लेकिन है कितना, इतना। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत आदर्श कंडीशन है। लेकिन कुछ स्टेट में ये कंडीशन बहुत ही खराब है, और सबसे कम फॉरेस्ट एरिया अगर हम देखेंगे तो हरियाणा में है 3.53% ओनली। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 3.53% भाग ही फॉरेस्ट में है।
तो बहुत कम है। दूसरा देखिए इसका पड़ोसी राज्य पंजाब 6.12%। उत्तर प्रदेश थर्ड पोजीशन पर है 6.88%। बिहार फोर्थ पोजीशन पर है 7.30%। तो ये सारे राज्य क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? सीधा सीधा सा सवाल है, ये मैदानी क्षेत्र है और मैदान है इस वजह से यहाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बाकी सारा जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से यहाँ फॉरेस्ट एरिया कम है। पूरा मैदानी हिस्सा है, आप देख लीजिए पूरा, ये यमुना का मैदान और इधर गंगा का मैदान। आगे अगला पांचवा स्टेट है जम्मू कश्मीर। ये अभी 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए लेकिन डेटा एक राज्य के रूप में ही है पूरा, तो उसमें भी 9.10% है, पांचवा है सबसे नीचे की कैटेगरी में अगर हम देखें। कारण उसका ये है कि जो लद्दाख वाला हिस्सा है और ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचा है और वहां पे बर्फ ढकी रहती है ज्यादातर, तो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर नहीं हो सकता। और जो पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं वो नंगे होते हैं, वहाँ वेजिटेशन नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऊपर की तरफ, सर्दियों में बर्फ में ढक भी जाते हैं, तो फिर वहां पर पेड़ पौधे डेवलप नहीं हो पाते उतने ज्यादा, इस वजह से ये कम आ रहा है। आश्चर्य की बात है कि राजस्थान इस मामले में छठी पोजीशन पर है नीचे से, यहाँ पर लगभग 9.5% हम कह सकते हैं। अगर लगेगा हमें देखने में कि राजस्थान तो डेजर्ट है उसमें सबसे कम होना चाहिए, लेकिन ये सबसे कम नहीं। यहाँ आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो डेजर्ट है, लेकिन राजस्थान का जो पूर्वी और दक्षिणी भाग है वहां पर डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, और मूलतः जो अरावली पर्वत है वहां पर तो बहुत ज्यादा डेंस है, ये हाड़ौती के पठार में भी फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में ये 6 पोजीशन पर यहाँ पर स्टैंड करता है। इसी तरह से अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखेंगे तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह 86.93, मतलब 87% हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट के अंदर है। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हमें कंपेयर करना होगा तो इसका फॉरेस्ट कवर जो है, एरिया जो है वो सिक्किम से भी ज्यादा है। सिक्किम में 82% है, ये 87% है। तो अगर दोनों का एक साथ कंबाइन सवाल करा जाए तो अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, उसके कुल ज्योग्राफिकल क्षेत्रफल का 87%। अब अगला हम देखेंगे तो यहाँ देखिए दादरा और नागर हवेली, इसका लगभग 41% हिस्सा है। देन चंडीगढ़ का भी लगभग 30% हिस्सा फॉरेस्ट कवर है, और दमन दीव लगभग 7% पोर्शन है। अब दादरा और नागर हवेली और दमन दीव एक ही बन गए हैं, लेकिन डेटा जब जारी हुए थे तो वो अलग अलग ही थे, तो इस वजह से ये है। सबसे कम फॉरेस्ट एरिया लक्षद्वीप में 0%, कुछ भी नहीं, या इसका कोई हिस्सा फॉरेस्ट में हो भी नहीं सकता हो, तो छोटे छोटे 1-2 स्क्वायर किलोमीटर के सारे आइलैंड्स हैं और उसके ऊपर फॉरेस्ट एरिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया तो लार्ज एरिया होता है जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट, तो वहां बिल्कुल भी नहीं है। फिर हम देखें पुडुचेरी 2.65%, थर्ड पोजीशन पर है दिल्ली 6.88% भाग पर उसके फॉरेस्ट है। तो इस तरह से, साथ ही उस समय केंद्र शासित प्रदेश थे तो उनका वर्गीकरण इस तरह से हम देख सकते हैं। अब हम अगली बात करेंगे, ये तो था पिछली जो बात हमने की कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फॉरेस्ट हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि किसी राज्य के अंदर कितने हेक्टर पर वन फैले हुए, क्षेत्रफल की बात करें, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे भौगोलिक क्षेत्रफल में। तो यहाँ हम देखेंगे कि भारत के अंदर लगभग 7,67,419 स्क्वायर किलोमीटर पर वन है। अब उसमें हम देखेंगे सबसे ज्यादा वन जो है इसमें से मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन 94,689 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि भारत के कुल वनों का इनका लगभग 12.33% भाग अकेले मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश है। भारत के 12.33% वन इस अकेले राज्य में है, इसका मतलब ये है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, इसमें लगभग 8% भारत के वन पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर ओडिशा है, इसमें भी लगभग 8% वन भारत के मौजूद हैं। चौथे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और 5वें नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े एरिया रखने वाले स्टेट है। इस मामले में फिर हम सबसे छोटे देखेंगे तो गोवा 1225 स्क्वायर किलोमीटर पर है, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत कम है ना। अगर हम देखेंगे तो गोवा के जो टोटल जो प्रतिशत है उसके हिसाब से तो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम उस परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ज्यादा बनता है, लेकिन हम एरिया के हिसाब से देखें तो गोवा का टोटल एरिया बहुत कम है, तो ऐसे में ये बहुत ही कम हो जाता है। दूसरा आप देखिएगा हरियाणा का नंबर आता है 1559 स्क्वायर किलोमीटर पर ही है। पंजाब थर्ड पोजीशन पर है 3084 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर सिक्किम आप देखिए, अब यहाँ पर स्टेट छोटा है तो फॉरेस्ट एरिया कम हो गया 5841 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन अब इसका टोटल ज्योग्राफिकल पोर्शन हम निकाल तो 82% हो जाता है। तो ये केवल क्षेत्रफल की बात हो रही है। और लास्ट में हम देखें मिजोरम 5वें नंबर पर है।
अब ऐसे इसको आप समझिएगा कि जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इसके लगभग ज्योग्राफिकल एरिया के 31% भाग पर वन है, मध्य प्रदेश के 31% भाग पर वन है, लेकिन भारत के लगभग 12.33% वन इस अकेले राज्य में पाया जाता है। तो उस हिसाब से ये सबसे ज्यादा है, क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा, और बाकी वाले जो स्टेट है उसमें बहुत ही मतलब कम है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल देखेंगे तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही आएगा, 7,171 स्क्वायर किलोमीटर पर यहाँ पर फॉरेस्ट है। ये पूरी वो टेबल है जो उस रिपोर्ट के अंदर है। आप और भी किसी स्टेट का देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ स्टेट का भौगोलिकल ज्योग्राफिकल एरिया है, ये आप देखेंगे, ये फॉरेस्ट एरिया है और ये परसेंटेज है, तो आप देख सकते हैं इस साइट पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं और कंपैरिजन कर सकते हो विभिन्न स्टेट्स के। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे फॉरेस्ट के अंदर, तो किस किस तरह का क्लासिफिकेशन जो है वो फॉरेस्ट के अंदर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन किया गया उसकी बात करते हैं। तो यहाँ देखिए रिजर्व फॉरेस्ट भारत के अंदर 56.66% है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर न तो कोई पशुचारण अलाउ है, न पेड़ काटना अलाउ है, न पेड़ों की कोई प्रोडक्ट काटना, मतलब इसमें एंट्री नहीं है। इस तरह के फॉरेस्ट है, टोटली रिजर्व फॉरेस्ट है ये, आरक्षित वन हम जिसको कह सकते हैं। दूसरा हम कहें प्रोटेक्टेड या संरक्षित वन, वो 28.53% है। यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी होती है वहां की, उसको पशु चराने का, पेड़ों की टहनियां, पत्तियां, इनके पेड़ों के प्रोडक्ट जो होते हैं, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, फल फूल है, उनको लेने की इजाजत होती है, लेकिन पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं होती है, ये ध्यान रखना। तीसरा जो है उसमें अवर्गीकृत वन हम कहते हैं, अनक्लासिफाइड कहते हैं, वो है 14.81%, और इसमें किसी तरह की कोई बैन नहीं होता, जो चाहे पेड़ काट भी सकता है और पशु भी चरा सकता है, सब कुछ इसमें ओपन होता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान के अंदर भी एक तरह का क्लासिफिकेशन और किया गया, जिसमें स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनिटी फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट भी हम कहते हैं। तो ऐसे में स्टेट फॉरेस्ट के अंदर 94% फॉरेस्ट भारत का इंक्लूड कर लिया जाता है। ऐसी बात यह है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें फॉरेस्ट को समवर्ती सूची, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, उसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया था, तो वो सारे जो स्टेट फॉरेस्ट बन गया और वो 94% भारत के फॉरेस्ट इसके अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से कम्युनिटी फॉरेस्ट, जिसमें हम कहें कि लोकल जो गवर्निंग बॉडी है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, उसको दे दिया गया, तो उसमें लगभग 5% फॉरेस्ट ऐसे इसमें सम्मिलित कर लिए गए, और प्राइवेट फॉरेस्ट लगभग 1% है। साथ ही अगर हम देखें तो एक वर्गीकरण इस तरह से भी किया जाता है जो उनका कंपोजिशन को शो करता है। जैसे हम कहते हैं कि चौड़ी पत्ती वाले वन, या बेस्ड जो कंपोजिशन पर बेस्ड है, या हम कह सकते हैं ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट जो है। भारत के लगभग 94% वन इसी तरह के चौड़ी पत्ती वाले वन है, जिनको हम ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय वन भी कहते हैं। दूसरा एक और वर्गीकरण किया जाता है, इसको हम कहते हैं कॉर्निफेरस, ठीक है, वो है 6% लगभग, इनको हम समशीतोष्ण वन कहते हैं। तो भारत में लगभग 6% वन ऐसे हैं जो कॉर्निफेरस, शंकुधारी व पेड़ भी हम इनको कह सकते हैं। तो इस तरह का वर्गीकरण भी किया जा सकता है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के हिसाब से वो ज्यादा इसमें अच्छा माना जाता है। और ये ब्रिटिश काल से होता आ रहा है, जो जो रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड जो क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे वन महोत्सव की। एक टर्म है वन महोत्सव। तो हमारे देश के अंदर हर वर्ष 1 से 7 जुलाई तक हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं। साथ ही हम पेड़ों के कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस जगाने का काम इसमें करते हैं। तो एक मूवमेंट है, एक तरह का आंदोलन है, आंदोलन की तरह ये चलता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 20 से 27 जुलाई 1947 में हुई थी, जब एक पंजाब के बॉटनिस्ट हैं MS रंधावा, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद में फिर इसको एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे खुर्शीद अहमद खान, इन्होंने एक इवेंट इस पर आयोजित किया 1947 के अंदर ही। फिर हम कहें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने इसको एक नेशनल लीडर के तौर पर अपनाया, और फिर ये एक तरह का ट्रेंड बन गया। और उसके बाद में हम देखें फैक्ट, ये जो वन महोत्सव शब्द आया है वो 1950 में आया। तो वो कैसे आया? इट वॉज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल एक्टिविटी, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया गया। किसके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर KM मुंशी। तो KM मुंशी जी ने इसको एक नेशनल एक्टिविटी बना दिया, और 1950 में ये नाम इसको मिल गया वन महोत्सव। और तब से लेकर आज तक हम जुलाई, जब बारिश की शुरुआत होती है, तो हम 1 सप्ताह तक लोगों में अवेयरनेस जगाने का काम और जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाने का काम हम करते हैं वन महोत्सव के तहत। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। आगे एक शब्द है सोशल फॉरेस्ट्री।
ये शब्द सबसे पहले छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर यूज किया गया था 1976 में। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर भारत सरकार का, इसमें ये टर्म यूज किया गया था सबसे पहले। अब इसका मतलब क्या होता है? व्हेन द फॉरेस्ट आर मैनेज्ड विद बेनिफिट्स टू द होल कम्युनिटी, मतलब फॉरेस्ट को इस तरह से मैनेज किया जाए कि वो कम्युनिटी को कोई फायदा दे, वहां जो रहने वाली लोकल कम्युनिटी है उसको कोई फायदा दे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किया जाए, अफॉरेस्टेशन ऑफ डिफॉरेस्टेड एरिया, जहां से वन हट गए हैं वहां वापस पेड़ पौधे लगाए जाएं, जो वर्तमान में पेड़ पौधे हैं उनका संरक्षण किया जाए, उनका प्रोटेक्शन किया जाए, और साथ ही इंप्रूव द रूरल एनवायरनमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय विकास और ग्रामीण विकास, इतने सारे उद्देश्य लेकर कम्युनिटी के सहयोग से ही वनों का विकास करना, ये सोशल फॉरेस्ट्री, हिंदी में हम इसको सामाजिक वानिकी कहते हैं। अब ये कई तरह के इसके 3-4 तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया है। आगे फर्दर अगर हम देखें, फार्म फॉरेस्ट्री, इसका मतलब होता है बड़े बड़े फार्म विकसित किए जाएं फॉरेस्ट के हिसाब से। दूसरा है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, जितने भी कम्युनिटी से संबंधित सामुदायिक स्थान है उनके ऊपर फॉरेस्ट का विकास किया जाए। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, इसके अंदर देखा जाए सड़क के किनारे है, रेलवे लाइन के किनारे है, नहर के किनारे है, बांधों के आसपास, या इस तरह की कोई भी चीज हो वहां फॉरेस्ट का विकास किया जाए, उसको एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। और एक है एग्रो फॉरेस्ट्री, इसमें कहा जाता है कि किसान का जो खेत है उसके चारों तरफ जो उसकी बाउंड्री होती है उस बाउंड्री पर पेड़ पौधे लगाए जाएं, जिसमें फल फूल पत्तियां इस तरह के पौधे उसमें मिले। तो इस इन सभी फॉर्म में जो सोशल फॉरेस्ट्री है वो चला आ रहा है 1976 छठी पंचवर्षीय योजना से भारत के अंदर। ये FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून के अंदर, ये अंग्रेजों ने स्थापित किया था 1906 में, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में स्थापित हुआ था। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भारत में जो विशेष तौर पर नदर्न इंडिया जो है उसमें फॉरेस्ट संबंधी इसमें बहुत काम किया, 1906 से ही करता आ रहा है और अभी भी ये अपना काम यहाँ पर कर रहा है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अगर हम इस बिल्डिंग को देखें तो बेसिकली अगर हम देखें तो ग्रीक रोमन आर्किटेक्चर में बनी हुई है, और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो CG ब्लॉमफील्ड करके व्यक्ति थे, उन्होंने इसको बनाया। बहुत बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर। अगर आप कभी जाने का मौका मिले तो आप देखिएगा, बहुत बड़े एरिया में 450 हेक्टर जमीन में ये पूरा कवर कर रखा है इन्होंने, और बहुत बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर हैं। ये सब अलग अलग इनकी विंग बनी हुई है, और इन विंग के अंदर इन्होंने भारत में फॉरेस्ट संबंधी जितने भी चीजें उसकी एग्जीबिशन लगा रखी है। अगर आप देखने जाएं तो पूरा दिन लग सकता है इस पूरी बिल्डिंग के अंदर घूमने में, इतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर है ये। और बहुत ही है, नेशनल बिल्डिंग है, मतलब एक तरह से हम कहें तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है। और यहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ है। एक बार मैं यहाँ पर गया हूँ तो ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है, मैं मतलब 3 बार अपने हाथों में भरूं तब जाके इस पेड़ को हाथ में भर सकता हूँ, और बहुत ऊंचे ऊंचे यहाँ पर फॉरेस्ट है। तो इस तरह से ये FRI है 1906 से भारत में है। एक इसी तरह का संस्था और बनाई गई है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हम इसको कहते हैं, और ये इसका हेडक्वार्टर भी देहरादून के अंदर है। ये 1981 में बनाई गई है। इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो वनों का मानचित्रण करना है, वनों संबंधी आंकड़े तैयार करना है, और वन संबंधी शिक्षा देना और प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने का काम जो है वो इस संस्था के द्वारा किया जाता है। हेडक्वार्टर देहरादून में ही है इसका। अब हम वर्गीकरण की बात करेंगे तो भारत के अंदर वनों का सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था वो HG चैंपियन के द्वारा किया गया था 1936 में। उनकी एक रिपोर्ट थी, प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया एंड बर्मा, आजकल हम इसको म्यांमार कहते हैं, और उस समय ये ब्रिटिश इंडिया का ही भाग था बर्मा। तो पूरे में इन्होंने ये फॉरेस्ट सर्वे किया था। बेसिकली HG चैंपियन जो है वो एक ज्योग्राफर थे और भारत में फॉरेस्ट ऑफिसर थे ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से। तो उन्होंने ये वर्गीकरण किया था, और 116 प्रकार के जो वन है वो भारत के अंदर इन्होंने बताए थे। इसके बाद चैंपियन का जो वर्गीकरण है उसमें एस के सेठ ने थोड़ा जनरलाइज किया इसको, और 16 मेजर टाइप्स बना दिए, और 221 उसके सब टाइप्स बनाए उसके। फिर तो थोड़ा जनरल वे में इसको बनाने की कोशिश की, क्योंकि चैंपियन उस समय जीवित थे। चैंपियन की डेथ तो 79 में हुई, 1979 में हुई है, तो दोनों ने मिलकर, तो इसलिए इसको फिर चैंपियन और शेड का क्लासिफिकेशन भी हम कहते हैं, एस के शेड के द्वारा जो किया गया। और ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी अ रिवाइज्ड सर्वे ऑफ फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया 1968 के अंदर। इसी दौरान 1960 में GS पुरी करके भी विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी भारत के वनों को क्लासिफाई करने की कोशिश की है। अगर हम इसरो के द्वारा देखें तो इसरो ने भारत को इतने सारे वनों वर्गीकरण में इसको डिवाइड कर दिया, जिसमें से आप देखिए लगभग 6 प्रकार के तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भारत में बताए हैं, एक इन्होंने दलदली या लिटोरल जो फॉरेस्ट हैं वो बताए हैं, सब ट्रॉपिकल 3 तरह के उसमें डिवाइड कर दिया है इन्होंने, और 4 तरह के फॉरेस्ट हिमालय के अंदर डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने काफी क्लासिफिकेशन कर दिया है और ये नक्शा जारी किया है। तो आप देखिए भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कहाँ है,
एक तो ये देखिए हिमालय के निचले जो हिस्से हैं, मतलब शिवालिक और लघु हिमालय, ग्रेटर हिमालय पे और ट्रांस हिमालय पे इतने फॉरेस्ट नहीं, क्योंकि वो बहुत ऊंचे ऊंचे और हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। तो आप वो लिनियर पैटर्न देखिए, यहाँ पर आप सिक्किम का दक्षिण वाला हिस्सा, फिर अरुणाचल प्रदेश का ये हिस्सा देखिए, सेवन सिस्टर में डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं। ये जो दक्षिण का पठार है उसके अंदर जो पठारी क्षेत्र है ऊंचे ऊंचे, उसमें बहुत फॉरेस्ट है। और इधर ये सह्याद्री पर्वत जो है, ठीक है, या पश्चिमी घाट, उसके ऊपर भी फॉरेस्ट है। पूर्वी घाट में भी जगह जगह पे फॉरेस्ट यहाँ पाया जाता है। अब कुछ हिस्सा देखिए जम्मू कश्मीर का, ये हिस्सा जहाँ पे जो अभी वर्तमान में लद्दाख के अंदर है, बहुत ऊंचा है, बर्फीला है, इस वजह से यहाँ फॉरेस्ट नहीं पाया जाता। थार का डेजर्ट आप देख सकते हो, ये पूरा डेजर्ट ही हिस्सा है। इधर कच्छ की रण वगैरह गुजरात में भी बहुत कम है। ये पूरा मैदानी हिस्सा है, यहाँ से लेकर ये पूरा देखिए ब्रह्मपुत्र की वैली तक, तो यहाँ फॉरेस्ट कम है। ये महाराष्ट्र वगैरह बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर है। ये तटीय क्षेत्र में भी बहुत डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, तो फॉरेस्ट एरिया काफी कम है। इस तरह से भारत में कहाँ कहाँ फॉरेस्ट है, इस नक्शे से बड़ा आराम से हम समझ सकते हैं। एनसीईआरटी को आप देखिए, इन्होंने 5 भागों में इस तरह से इसको डिवाइड करने की कोशिश की है। तो हर ये तो अलग अलग होता है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से अलग अलग इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से इन्होंने भी डिवाइडेशन किया है, एनसीईआरटी की बुक्स में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हम जिसकी बात करेंगे वो ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, इन सबका निचोड़ है एक तरह से, और मूलतः वो 6 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि कुछ ज्योग्राफर ऐसे भी है जिन्होंने 7 भागों में डिवाइड किया, कुछ 8 भागों में डिवाइड किया, कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने इन सारे मामलों में काम किया है। तो हमने सबको, मैं आपको जो बताने वाला हूँ सबका निचोड़ जो है वो करके, और इसको 6 भागों में हम डिवाइड करेंगे और 6 भागों की अलग अलग स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या हम इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कह सकते हैं। दूसरा ट्रॉपिकल डेसिडियस या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, या पतझड़ी या मानसूनी वन भी कहते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भी हम कहते हैं इसको। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल थॉर्नी या ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, या ट्रॉपिकल एरिड, या ट्रॉपिकल सेमी एरिड, या ट्रॉपिकल जेरोफाइट, ये सारे वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या मरुस्थलीय वन हम सिंपल सा कहें, जो वेस्टर्न राजस्थान की तरफ मिलते हैं। अगला है टाइडल फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट, या स्वैम्पी फॉरेस्ट भी कहते हैं। हिंदी में कई सारे नाम है इसके, ज्वारी, मैंग्रोव, दलदली, वेलांचली या अनुपन भी हम कहते हैं। और लास्ट है माउंटेन फॉरेस्ट या अल्पाइन फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं पर्वतीय अल्पाइन वन। तो इस तरह से 6 इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए गए हैं। तो इन 6 टुकड़ों की हम जो अलग अलग है डिटेल में जो स्टडी है वो हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आप ये 6 भारत में मूल जो फॉरेस्ट के प्रकार हैं वो आपने देखे, और अब हम इनका डिटेल स्टडी अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज मैंने जो आपको पढ़ाया उससे संबंधित मैं आपसे कुछ प्रश्न कर लेता हूँ। सबसे पहला सवाल आपके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है? भारत के कुल वनों का कितना प्रतिशत भाग आरक्षित वनों में सम्मिलित है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? एफआरआई का मुख्यालय कहाँ है? एफएसआई की स्थापना कब की गई थी? तो आप इन सारे सवालों के जवाब दीजिए, और अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं आता है, वीडियो एक बार फिर देखिए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जब हम भारत में विभिन्न प्रकार के वनों की डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आसपास वनों और पानी की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।